हेलो दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों आपको बताया जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने का जो सोर्स है, जो तरीके हैं, यदि वो प्राइवेट व्यक्ति के पास हो तो उसे कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। एक कारनामा यूएस कर रहा है। आप देखते होंगे कि अमेरिका में लगभग लगभग चीज़ मतलब प्राइवेट है, सेक्टर को दे दिया गया है। ये सभी चीज़ प्राइवेट हैं और सरकार सिर्फ इसको सुविधा मुहैया कराती है। कंपनी को एक कारनामा यूएस कर रहा है। यहाँ सभी चीज़ प्राइवेट है और सरकार सिर्फ इसको सुविधा मुहैया कराती है, कंपनी को आ रही दिक्कत को दूर करवाती है। यहाँ की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स वसूलती है। उस टैक्स से जो लोग कामयाब नहीं हुए उनको बेरोजगारी भत्ता, रोजगार दिलाया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो काबिल लोगों से काम करवाती है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद करते हैं मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब आप लोग समझ गए हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि गवर्नमेंट की जितने भी चीज़ होती है लगभग प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। उस पर प्राइवेट सेक्टर काम करती है, तो मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। जैसे यूएसए ले लीजिए, बहुत सारा ऐसे देश है जो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है सारा कुछ करने के लिए। जैसे अभी चीन भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, लगभग चीन में प्राइवेट कंपनियों के दे दिया गया है। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आ जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब इसमें हो जाता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट पब्लिक हो जाता है। जैसे रूस में देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके रूस में सेना तक प्राइवेट है। आप जानते हो कि यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ है, उसमें जो रूस के पास सेना है वो भी प्राइवेट है। एक समय था जिस समय रूस के अंदर साम्यवाद चरम पर था, लेकिन उसी साम्यवाद के चलते रूस 1991 में जाकर यूएसएसआर खुद 15 देशों में टूट गया। उन 15 देशों में से रूस सहित निकल गया था, और क्योंकि ये समझ में आ गया था कि समाजवाद के माध्यम से संसाधन को सही से उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी भी देश में अगर हर कुछ गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो भी सही नहीं है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाती है, मिक्स इकोनॉमी। दुनिया में लगभग देश मिक्स इकोनॉमी है, भारत भी मिक्स इकोनॉमी है। किसी के यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज़्यादा है, किसी के यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था ज़्यादा है। नाइनटीन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती था कि हम लोग एक बार मौका दिया अंग्रेज़ों को आने का, तो वह हमारे ऊपर 250 साल तक शासन किया। अंग्रेज़ों ने यहाँ व्यापार करने आए थे और 250 सालों तक शासन किया। सोच लीजिए आप, मुगल का शासन भारत में चल रहा था उस समय। अंग्रेज़ भारत आया था और बोला कि हमें फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दीजिए, मतलब गोडाउन बनाने की इजाज़त दीजिए। फैक्ट्री को उस समय गोडाउन ही कहा जाता था। हम लोग यहाँ से माल ले जा कर के दूसरी जगह बेचेंगे। उस समय फैक्ट्री का मतलब गोडाउन होता था जहाँ सामान रखा जाता था। इसलिए भारत जब आज़ाद हुआ तो सोचा कि हम किसी विदेशी कंपनी को भारत नहीं आने देंगे। जब आपके देश में बाहर से पैसा नहीं आएगा तब आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा। इसलिए बाहर से
बाहर देशों से पैसा आना जरूरी, तभी तभी जाकर हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत नहीं चाहता था कि फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाए। भारत चाहता था कि भारत में जितने भी कंपनियां गवर्नमेंट के अंदर काम करें। गवर्नमेंट भारत डरे हुए थे, इसलिए आज़ादी के तुरंत बाद उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। बाहर का कोई कंपनी ना हो, सब सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। भारत जब आज़ाद हुआ तब पूरी तरह सरकारी थे, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। हमारे पास जो भी पैसा था, टैक्स या जनता के पैसा लिया, उससे नए संसाधनों का निर्माण तो किया, लेकिन वो तो हमारे ही काम में आ रहा था। हमारे जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है, अगर गवर्नमेंट ही काम करेगी, अगर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगी तो कहाँ से जीडीपी में ग्रोथ होगी। आज ही मान लीजिए, अगर इंडिया में प्राइवेट कंपनी नहीं आती, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगाती, इन्वेस्टमेंट नहीं करती तो कहाँ से ग्रो करता। फिर हमें समझ में आया कि अब विदेशी कंपनी को आने की इजाज़त देनी पड़ेगी, हमें प्राइवेट सेक्टर को मौका देना पड़ेगा। 1991 में भारत ने 3 रिफॉर्म किए: प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबराइजेशन। इन रिफॉर्म के माध्यम से भारत ने तय किया कि अगर हमने प्राइवेट कंपनी को आने नहीं दिया तो भारत पिछड़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर गवर्नमेंट ही काम करेगी, जानते हैं गवर्नमेंट की काम सही टाइम पे नहीं पूरी होती है, आज भी नहीं हो रहा है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहती है। जब तक प्राइवेट सेक्टर कोई भी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो जल्दी काम नहीं होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। नाइनटीन 1991 से पहले देश में इतने खराब हालत हो गए थे कि भारत के सोने को ब्रिटेन में गिरवी रखना पड़ा था। भारत के पास जो रिजर्व था, सोना था, उसको ब्रिटेन में जाके रखना पड़ गया, क्योंकि भारत के पास पैसा ही नहीं था। अगर पैसा आपको चाहिए तो ब्रिटेन तो वैसे पैसा आपको देगी नहीं, वैसे नहीं देगी तो उसके लिए तो कुछ गिरवी में रखना पड़ता है। मान लीजिए कि आप बैंक से ही पैसा लेते हैं तो बैंक आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ के तौर पे रखवाता है ना। या तो आज प्रॉपर्टी का कागज़ रख दीजिए, या तो आप अपने जेवर सोने कुछ रख दीजिए। उसी प्रकार से जब भारत के पास पैसे नहीं थे, ब्रिटेन से पैसे लेने गए तो उसने कुछ ना कुछ शर्त रख दी, और शर्त के बदले भारत के जो रिजर्व में कुछ सोने थे वो ब्रिटेन के पास रखना पड़ गया। आईएमएफ ने भारत से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम फेल इकोनॉमी ना बने तो दुनिया के लिए अपना बाजार खोल दो, देश में विदेशी कंपनी को आने दो। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? ओपन इकोनॉमी। इसमें अन्य देशों के साथ आयात निर्यात हो तथा मानव संसाधन का मुक्त संचरण संभव हो। दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी का यही मतलब होता है कि दुनिया के साथ आप कनेक्टिविटी हर तरह से हो, मतलब आयात निर्यात हो, मानव संसाधन का मुक्त संचरण खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे बंद अर्थव्यवस्था, तो बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी, ऐसा अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करता है तथा मानव संसाधन का भी आवागमन एक दूसरे देश से न हो, बंद इकोनॉमी कहलाता है। बहुत सारा अभी भी ऐसा देश है जो बंद इकोनॉमी है, किसी दूसरे देश से उतने उसके कनेक्टिविटी नहीं है। मान लीजिए कि वो दूसरे देश आयात निर्यात करते ही नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया देख लीजिए। कपड़े की फैक्ट्री मैनचेस्टर में लगा रही थी। कोयले, स्टीम इंजन और लो इस्पात, यूरोप में सबसे पहले यही सब फैक्ट्रियाँ लग रही थी उस समय। कोयले, स्टीम इंजन और लो इस्पात, यूरोप में सबसे पहले यही फैक्ट्रियाँ लग रही थी। अंग्रेजों को कपड़ा बनाने के लिए कपास की ज़रूरत थी उस समय।
स्टीम इंजन चलाने के लिए कोयले की ज़रूरत थी। लोहे से गाड़ी बनाना था, कल पुर्जे बनाना था, इसके लिए लोहे की खान की ज़रूरत थी। जैसे कपास की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों को कपड़े बनाने के, लेकिन उसके पास कपास थे नहीं। ऐसे कपास से कपड़े बनाते थे, इंडिया से लेते थे। कोयला खान था, स्टीम इंजन बनाना था। लोहे की खान गाड़ी चलाना था इसको। जो वो इकोनॉमी जो प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्ट कनेक्टेड हो या फिर उसी पर डिपेंड हो, वह प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। प्राइमरी सेक्टर भी यहाँ से आप समझ गए होंगे। वो इकोनॉमी जो प्राकृतिक से या प्राकृतिक संसाधनों से डायरेक्ट कनेक्टेड हो या फिर उसी पर डिपेंड हो, वह प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों से जो चीज़ आपने प्राप्त किया और उससे आपने कुछ निर्माण किया, वह निर्माण किया हुआ वस्तु सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आप समझ गए होंगे। जो आपको प्राकृतिक से निर्माण हुआ वो प्राइमरी में गया। जो प्राकृतिक से निर्माण हुआ उस निर्माण की हुई वस्तु से अगर आप कोई चीज़ बनाए, वो सेकेंडरी में चला गया, वो सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा। समझ गए होंगे आप। आपने खेत से कपास काटा, आपने खान से कोयला निकाला, लोहा निकाला, यानी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुए। इन्हें इंडस्ट्री के माध्यम से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दें, चाहे वह कपास से रस्सी बना ले, चाहे वो कोयले से भाप इंजन बना ले, चाहे वह लोहे से स्टीम बना ले। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री का उपयोग हो जाए वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। जहाँ भी इंडस्ट्री का उपयोग हुआ वो सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। जो प्राकृतिक से प्राप्त हुआ प्राइमरी, उसको उपयोग करके इंडस्ट्री में जो कुछ बना लिया गया वो सेकेंडरी में आ गया। जैसे कपास प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन कपड़ा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। तो क्यों आ जाता है दोस्तों? इसलिए आ जाता है क्योंकि कपास आपको प्राकृतिक रूप से मिला, लेकिन उस कपास को हमने फैक्ट्री में ला करके उसको कपड़े बना लिया, तो कपड़ा इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। जो वस्तु सेकेंडरी सेक्टर से बनकर आया, उसमें जो लोगों ने मदद करके बनाया, उसे टर्सरी सेक्टर कहलाता है, तृतीय सेक्टर कहलाता है। सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में आता है। सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि आपने प्राकृतिक से जो चीज़ प्राप्त की है, फिर उससे कपड़ा बनाए, कपड़ा जो बन गया वो फिर सेवा क्षेत्र में आ गया। तृतीय क्षेत्र में जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा वगैरह। एक चतुर्थ सेक्टर भी होता है। आदमियों का काम मशीन ने छीन लिया, वो आता है चतुर्थ सेक्टर में। आजकल आप देख ही रहे हैं, जो 100 या 200 मजदूर काम करते हैं तो अभी एक मशीन काम कर रहे हैं, तो चतुर्थ सेक्टर में आ जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आदमियों का काम मशीन ने छीन लिया, वो आता है चतुर्थ सेक्टर में। मशीन, सॉफ्टवेयर, शोध, कर, प्रबंधन, म्यूचुअल फंड प्रबंधक, मतलब ETC।